गुड मॉर्निंग। तो आज फिजिक्स में हम लोग लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं ऑफ द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विथ अ डेरिवेशन कनेक्टेड टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कभी कभी एग्जाम में आता है कि डिराइव करो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, और उसमें रिलैक्सेशन टाइम के बारे में बात करनी होती है। तो रिलैक्सेशन टाइम एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज के डेरिवेशन को, आज की क्लास को। ये फर्स्ट डेरिवेशन है हमारा। आज की क्लास में 2-3 डेरिवेशन और भी हम लोग करेंगे इसके अलावा। ठीक है, बिकॉज डीपीएस स्कूल का एग्जाम्स आ रहा है, तो इसलिए हम लोग स्कूल एग्जाम ओरिएंटेड अभी आज क्लास लग रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस डेरिवेशन के लिए, जब तुमसे पूछे एग्जाम में कि डिफाइन रिलैक्सेशन टाइम, डिफाइन रिलैक्सेशन टाइम, डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? अगर डिफाइन पूछा है तो, इन केस डिफाइन पूछा है तो डेफिनेशंस नोट कर लो। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? द एवरेज टाइम दैट elapses बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स of an electron with immobile positive metal ion. इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। द एवरेज टाइम दैट elapses between two successive collisions of an electron with immobile positive metal ions। तो तुम्हें पता है कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने एटम से बाहर निकल के फ्री टू मूव होते हैं। अब अगर एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा अंदर? वो जो एटम है वो पॉजिटिव आयन बन चुका होगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिव आयन बन जाएगा, और वो पॉजिटिव आयन जो होता है वो मूव नहीं कर सकता, वो अपनी जगह पे स्टेबल रहता है, इमोबाइल रहता है। ठीक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बार बार आके उससे टकराते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बार बार इमोबाइल आयन से टकराते हैं। तो जितना टाइम लगता है दो कोलिजन के बीच में, एक एवरेज टाइम, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। द एवरेज टाइम दैट elapses बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद इमोबाइल पॉजिटिव मेटल आयंस, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। मैथमेटिकली इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? मैथमेटिकली नोट कर लो एक्सप्रेशन। मैथमेटिकली क्या हो जाएगा ये? मैथमेटिकली मैथमेटिकली रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? दैट इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस 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 टिल Tn, जितने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि n से डिवाइड कर देंगे। T1 प्लस T2 प्लस T3, इस तरीके से Tn तक ऐड कर लो और n से डिवाइड कर दो। ये होता है रिलैक्सेशन टाइम मैथमेटिकली। कॉपी कर लो इसको। इनकेस कॉपी नहीं हुआ तो वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो आराम से, है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करेंगे हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन, the average velocity gained by free electron of a conductor under the influence of an externally applied electric field in a direction opposite to it, मतलब opposite to electric field होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। the average velocity gained by free electrons of a conductor under the influence of an externally applied electric field in a direction opposite to it is called as drift velocity। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है मैथमेटिकली? लिख लेते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आता है? नोट कर लो। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, शायद लास्ट क्लास में भी मैंने एंडिंग में बताया था ये। ठीक है, डेरिवेशन नहीं किया, डेरिवेशन आज करेंगे हम लोग, बट एक्सप्रेशन मैंने शायद बताया था लास्ट क्लास के एंडिंग में। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है वी डी इज इक्वल टू माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, बाकी सारा कुछ कांस्टेंट है। माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम, ये इसका एक्सप्रेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। चलो इसको हम लोग डिराइव करेंगे अभी। बहुत सी सिंपल सा डेरिवेशन, छोटा सा डेरिवेशन है इसका। एग्जाम में कभी कभी आता है डिराइव करने के लिए, तो हम लोगों ने डेफिनेशन लिख लिया और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख लिया। ओके, तो एग्जाम में अगर पूछेंगे डेफिनेशन तो ही लिखना है इसको, अदरवाइज खुद से मत लिखने लगना स्टार्टिंग में। इनकेस सिर्फ डेरिवेशन पूछा है, मान लो कि तुमसे बोला कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ई ई टाउ बाई एम, तुमको डिराइव करना है। ठीक है, तो कैसे डिराइव करेंगे? बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन। अगर डेरिवेशन करने के लिए बोला जाए तो ये कर लेना। सबसे पहला एक्सप्रेशन, तो पहला पॉइंट ये लिखना, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाता है? लिख लो, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स किस टाइप के मोशन में है?
In absence of external electric field, electrons show the electrons exhibit, क्या शो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स? रैंडम मोशन. जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स शो रैंडम मोशन. रैंडम मोशन में खास बात क्या होगी? अगर रैंडम मोशन में इन केस अगर तुम एक एवरेज वेलोसिटी निकालो, ठीक है ना, अगर रैंडम मोशन में तुम एवरेज वेलोसिटी निकालो तो द एवरेज रैंडम वेलोसिटी द एवरेज random velocity of these electrons, the average random velocity of these free electrons of these free electrons can be calculated as can be calculated as can be calculated as u vector जो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास रैंडम मोशन का, वो हो जाएगा u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर. हर एक पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वेक्टर के फॉर्म में, u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर टिल un वेक्टर. ठीक है, मान लो n इलेक्ट्रॉन है तो कैपिटल n लिख देते हैं, u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर टिल un वेक्टर अपॉन n, एंड this is equal to 0. Average random velocity of these free electrons can be calculated as u equal to u1. This comes out to be 0. So the average random velocity, या फिर सिंपली सो में नहीं लिख सकते, डायरेक्टली लिख सकते द एवरेज रैंडम वेलोसिटी, द एवरेज रैंडम वेलोसिटी of free electrons in absence of external electric field, external electric field is 0. In absence of external field, if external electric field is 0. मतलब क्या समझ में आया इससे? समझ ये आता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं, बट देर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी डायरेक्शन, एज देर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी डायरेक्शन. एज या फिर एंड लिख सकते हैं, एंड देर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी डायरेक्शन. किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का नेट फ्लो नहीं है, देर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी डायरेक्शन. कहने का मतलब कोई करंट नहीं है, नेट फ्लो नहीं है, नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी डायरेक्शन है ही नहीं. देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी डायरेक्शन. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन एनी डायरेक्शन. तो ये लेक्चर आज का रिकॉर्डेड मोड में है. इन केस तुम लोग कॉपी नहीं कर पाए हो तो पॉज करके कॉपी कर लेना. ठीक है, मैं थोड़ा सा आज फास्ट चलूंगा बिकॉज बहुत कम टाइम बचा है स्कूल के टेस्ट के लिए, हमें कम टाइम में सिलेबस कवर करना है, तो इसलिए आज थोड़ा सा फास्ट हम लोग चलेंगे आज. ठीक है, तो मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, तुम लोग पॉज करके कॉपी कर सकते हो. मोस्ट प्रोबेबली मेरी स्पीड पूरी लिखने की बहुत स्लो है, तो तुम लोग कॉपी कर चुके होगे अभी तक. चलो, तो ये लिखने के बाद फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे? इसके बाद हम लोग अगर डेरिवेशन पूछा है तब भी हम लोग रिलैक्सेशन टाइम को डिफाइन कर देंगे. रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? द एवरेज टाइम दैट elapses between two successive collisions of an electron with immobile positive metal ion, that is called as relaxation time. उसका सिंबल क्या देते हैं हम लोग? टाउ. तो मैथमेटिकली लिख सकते हैं, मैथमेटिकली जो मैंने लिखा था पहले, मैथमेटिकली क्या हो जाता है? टाउ इज इक्वल टू, वो यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख देना, मैथमेटिकली टाउ इज इक्वल टू मैथमेटिकली टाउ इज इक्वल टू, ये रिलैक्सेशन टाइम है, टाउ जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है. टाउ तो लिख सकते हो मैथमेटिकली टाउ जो रिलैक्सेशन टाइम है. ये कैसे डिफाइन होता है रिलैक्सेशन टाइम?
T1 प्लस T2, हर एक का जो टाइम लग रहा है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, उसको ऐड कर दो n इलेक्ट्रॉन्स के लिए और डिवाइड कर दो बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। T1 प्लस T2 टिल Tn अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मैथमेटिकली एक्सप्रेशन आ गया तुम्हारे पास, मैथमेटिकली ये आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखेंगे, ये नोट कर लो। उसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट, ड्यूरिंग रिलैक्सेशन टाइम टाउ, ड्यूरिंग जो इतना टाइम गुजर रहा है, तो उस टाइम के बीच में क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन टाइम टाउ, इस टाइम की इंपॉर्टेंस क्या है, इस टाइम के बीच में ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन टाइम टाउ, ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन टाइम टाउ एन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रॉन। अच्छा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसके पहले एक और पॉइंट लिख देना। ये तो हमने लिख दिया ना, इसके बाद एक और पॉइंट लिख देना इसके सारा कुछ कॉपी करने के बाद, ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉइंट और लिख देना, ठीक है। ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद होगा, ठीक है। जो हम लोग करने वाले हैं वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद होगा। अभी तक हम लोगों ने एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी, अब हम लोग ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल फील्ड की बात करते हैं। अगर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड डाल देंगे तो क्या होगा, तो ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ गलत चल रहा है, एक सेकंड में इसको ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, हर एक इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितना एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा। ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ईच इलेक्ट्रॉन, each electron experiences, each electron experiences a force equal to, each electron experiences a force equal to minus small e capital E vector। ईच इलेक्ट्रॉन कितना, माइनस क्यू ई होता है, मतलब क्यू ई होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज तो माइनस स्मॉल ई जो चार्ज की वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इतना फोर्स एक्सपीरियंस करता है इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड के माइनस स्मॉल ई कैपिटल, ठीक है। तो नेगेटिव साइन शो करता है कि अपोजिट डायरेक्शन है, तो तुम्हें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है इसको। ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इक्वल टू माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई वेक्टर, ठीक है, एंड gains an acceleration equal to, and gains an acceleration, and gains an acceleration, कितना acceleration gain करता है इक्वल टू जो फोर्स है बाय मास, फोर्स बाय मास, दैट इज माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई बाय एम। ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन हो गया, दिस इज एक्सेलरेशन माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई जो कि चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स हो गया, फोर्स चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और डिवाइडेड बाय मास। फिर से एक बार लिख देता हूँ इसको, चार्ज स्मॉल ई, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बन गया, फोर्स अपॉन मास, ये एक्सेलरेशन हो गया। तो नोट कर लो इस बात को, इतना एक्सेलरेशन गेन करता है हर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद एक फोर्स लगता है माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई, और एक्सेलरेशन गेन करता है माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम। यहाँ पे कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लिख सकते हो तुम, देयर small e is charge of electron, charge of electron,
m है mass of electron, m is mass of electron, m is mass of electron, and capital E is external electric field. कैपिटल ई वेक्टर जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसके टर्म्स में हम लोगों ने एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकाल लिया है। अब एक्सेलरेशन निकालने के बाद और क्या करना है हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए? बहुत ही सिंपल सा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए डायरेक्टली तुम इसके बाद लिख दो कि इन टाइम टाउ क्या हो रहा है, इन टाइम टाउ ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन टाइम टाउ, ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन टाइम टाउ, ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन टाइम टाउ, ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन टाइम टाउ क्या होता है? हर एक इलेक्ट्रॉन जो एक एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस कर रहा है, फील कर रहा है एक्सपीरियंस, ठीक है, फील कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन टाइम टाउ, ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन टाइम टाउ, एंड इलेक्ट्रॉन गेन्स ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन टाइम टाउ, जो टाइम है रिलैक्सेशन टाइम टाउ, एंड इलेक्ट्रॉन गेन्स एंड एवरेज वेलोसिटी, एक एवरेज वेलोसिटी गेन करता है वो, ऑन एवरेज क्या हो रहा है वो बता रहे हैं। हर एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हो सकता है एग्जैक्टली, बट एक एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करेंगे इन टाइम टाउ तो क्या हो जाएगा? An electron gains an average velocity given by the expression, electron gains an average velocity given by v is equal to u plus at, जो v एवरेज है, v एवरेज या vd लिख सकते हैं उसको, vd इज इक्वल टू u प्लस at। यहाँ पे a टाउ लिखेंगे, टाउ, टाइम टाउ लिख रहे हैं हम लोग क्योंकि हम लोग रिलैक्सेशन टाइम की बात कर रहे हैं। हियर u वेक्टर, यहाँ पे u वेक्टर क्या है, इज इक्वल टू इनिशियल एवरेज रैंडम वेलोसिटी, इनिशियल एवरेज रैंडम वेलोसिटी जो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था। ठीक है, इनिशियल एवरेज रैंडम वेलोसिटी इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज जीरो। ये हम लोगों ने पहले बता रखा है कि इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये जीरो होता है। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था अप्लाई किया हुआ, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज जीरो। तो यू वेक्टर इज जीरो। ओके, यू वेक्टर इज जीरो। टाउ क्या है? टाउ, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ पे टाउ जो हम लोग लिख रहे हैं वो रिलैक्सेशन टाइम है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है वो है माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम, फोर्स बाय मास माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम। तो इसको पुट कर देंगे, तो इसको पुट करने से क्या बन जाएगा अगले स्टेप में? पहले यहाँ तक लिख लो, उसके बाद अगले स्टेप में लिख देंगे वी वेक्टर क्या आता है, फाइनल वेलोसिटी, वी डी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो प्लस एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई वेक्टर अपॉन एम मल्टीप्लाइड बाई टाउ। ये जो एवरेज वेलोसिटी गेन करता है इलेक्ट्रॉन टाउ टाइम में, इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसका एक्सप्रेशन आता है माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम मल्टीप्लाइड बाई टाउ। ये डेरिवेशन हो गया। इसको नोट कर लो। यहां तक कॉपी कर लो सब कुछ। मैं इरेज करके आगे बढ़ रहा हूँ, किसी का अगर पेंडिंग होगा तो वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लो। किसी का इनकेस कुछ भी मिसिंग है तो ऊपर पॉज करके नोट कर लो। ये सारा कुछ लिखने के बाद हम लोग लास्ट में बस ये लिख सकते हैं कि डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है? द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ अ कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो एवरेज वेलोसिटी गेन करेगा एक फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन द रिलैक्सेशन टाइम,
उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। ठीक है, लोगों ने एक्सप्रेशन देखा तो एक माइनस साइन था, और वो माइनस साइन शो कर रहा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था। ठीक है, एक सेकंड, ये गलती से चेंज हो गया, ये क्या हो गया। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन एक बार मैं लिख देता हूँ इसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फिर से एक बार मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या था जो हमने अभी ड्राइव किया, वी डी इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन याद भी रखना है, माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई वेक्टर इंटू टाउ बाई एम। यहाँ पे वेक्टर तुम्हारे पास दो ही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। तो माइनस साइन क्या शो करता है कि माइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अपोजिट टू ई वेक्टर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपोजिट टू ई वेक्टर होता है। अप्लाइड फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। डन, सब कुछ क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आएंगे। अगला टॉपिक क्या है, जो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्कूल एग्जाम्स में या बोर्ड एग्जाम्स में आता है, एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी कैसे डिराइव करेंगे, डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डेरिवेशन पे आएंगे हम लोग, रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन निकालना या करंट का एक्सप्रेशन निकालना। तो करंट एंड रेजिस्टिविटी का डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन हम लोग साथ में। रेजिस्टिविटी डिराइव करने के लिए करंट डिराइव करना ही पड़ता है। ठीक है, करंट पूछा तो समझो तुम्हारा काम आसान हो गया, बट इन केस करंट नहीं पूछा तो रेजिस्टिविटी के लिए करंट को डिराइव करना ही पड़ता है। पहले करंट के लिए डिराइव करेंगे हम लोग, लेट द लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेट द लेंथ ऑफ कंडक्टर बी एल। अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर एल है, लेट द लेंथ ऑफ कंडक्टर बी एल, कॉमा its area of cross section be A, its area of cross section, कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसके पास, its area of cross section be कैपिटल A। ठीक है ना, ओके। लेंथ ऑफ कंडक्टर को हम लोगों ने L मान लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम लोगों ने कैपिटल A मान लिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, द चार्ज कंटेन्ड, द चार्ज कंटेन्ड इसके अलावा चाहो तो एक चीज और निकाल लिख सकते हो यहाँ पे, लेट वाले में ना एक और चीज लिख सकते हो, चार्ज कंटेंट से पहले एक और चीज लिख सकते हो, एक और टर्म डिफाइन कर सकते हो। तो लेट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर बी एल, इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कैपिटल ए। साथ में यहीं पे एक और ऐड कर सकते हैं, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड एक टर्म और डिफाइन करना होता है हमें, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स per unit volume, per unit volume of the conductor, of the conductor, of the conductor b small n, of the conductor b small n। कंडक्टर का
जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज कैपिटल ए, लेंथ ऑफ कंडक्टर इज स्मॉल एल, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम वो स्मॉल एन माना है हम लोग ने। मतलब इसमें क्या मीनिंग क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम का, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं डिवाइडेड बाई जो वॉल्यूम जितना है, उसको डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू स्मॉल एन माना है हम लोगों ने। केयरफुल रहना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो स्मॉल एन हम लोग एज्यूम करते हैं, जो फॉर्मूला में स्मॉल एन होता है वो होता है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स वहां पर हैं उस वॉल्यूम के अंदर, डिवाइडेड बाई जो वॉल्यूम की वैल्यू है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम, ये वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। ठीक है, कैपिटल वी देख के कभी कभी डाउट हो जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस तो नहीं है ना, ये वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम वो देता है तुमको स्मॉल एन, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं, इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कंडक्टर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना हो जाएगा, अगर उसका एरिया ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और लेंथ एल है, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एल, कैपिटल ए मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एल, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ एल कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस एल लेंथ में कितना इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ एल, ये हो जाएगा एन मल्टीप्लाइड बाई ए एल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ एल हो जाएगा, क्योंकि नंबर पर यूनिट वॉल्यूम था, उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना, बस यहाँ पे कैपिटल एन का टोटल नंबर है इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो क्या क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो स्मॉल एन है मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम की वैल्यू। ये समझ में आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का तरीका, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम है ए एल, स्मॉल एन मल्टीप्लाइड बाई ए एल करने पे तुम्हें मिलता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ एल। ठीक है, अब चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज कंटेन्ड इन लेंथ एल ऑफ द कंडक्टर, चार्ज कंटेन्ड इन लेंथ एल ऑफ द कंडक्टर, यहीं से मैं स्टार्ट करना चाह रहा था बट उसमें एक एन डिफाइन करना जरूरी था अलग से। चार्ज कंटेन्ड, चार्ज कंटेन्ड इन लेंथ एल ऑफ अ कंडक्टर, ऑफ द कंडक्टर, चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज का सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, चार्ज का क्या होता है फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू एन ई, चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ई, मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर कैपिटल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, चार्ज ऑन ईच कंडक्टर, स्मॉल ई जो चार्ज ऑफ ईच कंडक्टर होता है उससे मल्टीप्लाई कर देने पे Q इज इक्वल टू एन ई से तुमको मिल जाएगा चार्ज जो कंटेन है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है एन ए एल है, एन ए एल मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल ई, एन ए एल मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल ई, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स multiplied by charge on each electron. This will be charge contained. This is the charge contained in length L. This is the charge contained in length L of the conductor. N A L multiplied by E. क्लियर है, इसमें कोई डाउट, यहां तक सब कुछ कॉपी कर लो। वॉल्यूम ए एल हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया एन स्मॉल एन मल्टीप्लाइड बाई ए एल, चार्ज कंटेन्ड हो गया एन ए एल मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल ई, एन ए एल मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल ई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट काम, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग सर्किट ड्रॉ कर लेंगे। अगर एक सर्किट बना दिया जाए, सिंपल सा सर्किट, यहाँ पे मान लो बैटरी है, तो ऊपर में हम लोग एक कंडक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, ऊपर में एक कंडक्टर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ऐसा इमेजिन करना कि जो कंडक्टर है सिलेंडर शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है, ये कंडक्टर सिलेंड्रिकल शेप का है। तो निगेटिव चार्ज जो होगा, निगेटिव चार्ज इस सिस्टम में, अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर रखा है, निगेटिव टर्मिनल इधर रखा है, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन्स इधर से फ्लो करता है।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करता है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से एंटर करेगा, कहाँ से एग्जिट करेगा? तो इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से एग्जिट करेगा, राइट से एंटर करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स राइट से एंटर करेगा, लेफ्ट से एग्जिट करेगा। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जो लेंथ ऑफ कंडक्टर था, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर ये कितना है? दिस लेंथ ऑफ कंडक्टर इज स्मॉल एल। दिस लेंथ ऑफ कंडक्टर इज स्मॉल एल। ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एरिया मिल रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कैपिटल ए। ये वॉल्यूम ए एल था। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं इसके बाद हम लोग? नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, all the electrons which enter the conductor, at right end, all the electrons which enter the conductor at right end exits 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 through the left end, exits through the left end in time. कितना टाइम लगेगा इसको एग्जिट करने में? पास करते हुए एग्जिट करता है, एग्जिट्स थ्रू द लेफ्ट एंड इन हाउ मच टाइम? एग्जिट्स थ्रू द लेफ्ट एंड, सोचो, एग्जिट्स थ्रू द लेफ्ट एंड इन कितना टाइम? इन टाइम, इन टाइम कितना टाइम लगेगा उसको? t इज इक्वल टू, इन टाइम t इज इक्वल टू, ये करने में जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा l अपॉन जो नेट वेलोसिटी जो उसने गेन किया है, जो एवरेज वेलोसिटी उसने गेन किया है, वो किया है vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। l अपॉन vd से ही उतना टाइम लगेगा उसको क्रॉस करने में, जितना लेंथ है कंडक्टर का, जितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। l अपॉन vd जितना टाइम लगेगा, उस टाइम के बाद ही वो राइट में एंटर किया हुआ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से निकल सकता है। ठीक है, ये टाइम हो गया एल अपॉन वी डी। अच्छा, अब करंट कितना हो गया सर्किट में? करंट कितना आ गया? करंट इज इक्वल टू, करंट इज इक्वल टू, करंट का सिंपल है, कितना चार्ज पास कर रहा है अपॉन, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग करंट बोलते हैं, तो करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। चार्ज कितना हो गया तुम्हारे पास? चार्ज, और टाइम कितना हो गया? चार्ज का एक्सप्रेशन मैंने लिखवाया था अभी जस्ट। चार्ज कितना बताया था मैंने तुम्हें? एन ए एल, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम था, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम की वैल्यू ए एल थी, मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल ई, ये चार्ज हो गया टोटल, जो कि इसके अंदर जो चार्ज है, एन स्मॉल एन नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। और टाइम कितना है? टाइम है एल बाई वी डी, टाइम है एल बाई वी डी। तो ये निकलता है एक्सप्रेशन फॉर, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर करंट। करंट आई इज इक्वल टू आ गया, करंट आई इज इक्वल टू एन ए एल ई, वीडी को ऊपर लिख सकते हैं, वीडी को ऊपर लिख देंगे, वीडी अपॉन एल, अपॉन एल। ऊपर एल नीचे एल, ये कट जाएगा, ऊपर और नीचे जो एल है वो कट जाएगा। तो करंट की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? करंट इज इक्वल टू, करंट का एक्सप्रेशन क्या निकल के आ गया? करंट इज इक्वल टू स्मॉल एन, स्मॉल एन कैपिटल ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मल्टीप्लाइड बाय वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये है करंट का एक्सप्रेशन। कभी कभी एग्जाम में ये भी डिराइव करने के लिए आता है, करंट का एक्सप्रेशन भी डिराइव करने के लिए आता है, इसको नोट कर लो, एन ए ई वी डी, करंट इज इक्वल टू एन ए ई वी डी। इसमें याद रखना कि जो स्मॉल एन होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, स्मॉल एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे बहुत लोग गलत करते हैं, केयरफुल रहना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये पर यूनिट वॉल्यूम वाला पार्ट बहुत लोग मिस कर जाते हैं। कैपिटल ए जो हो गया वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, स्मॉल ई इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये डेरिवेशन भी कभी कभी क्वेश्चन में आता है। यहाँ तक का डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, जहाँ हमने करंट निकाल लिया, करंट आ गया हमारे पास। ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें कुछ ओम्स लॉ के बारे में पता होगा। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ हमें क्या बताता है इसके बाद? इनकेस रेजिस्टिविटी निकालना है तब करेंगे, करंट निकालना है यहीं तक छोड़ सकते हो, ठीक है। इनकेस करंट निकालना है तो यहीं तक छोड़ सकते हो। अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ निकल जाएगा, करंट डेंसिटी भी यहाँ से निकल जाएगा अगर पूछते हैं तो। ऐसा क्वेश्चन में आएगा उसे अकॉर्डिंग कर लेना। अगर मान लो तुमसे करंट डेंसिटी बोल दे, करंट डेंसिटी निकालो कि करंट डेंसिटी क्या होती है। करंट डेंसिटी होता है करंट बाई एरिया। करंट डेंसिटी इज करंट बाई एरिया। करंट क्या निकाल के बताया मैंने तुम्हें? एन ए ई वी डी अपॉन एरिया। एरिया एरिया कट जाएगा तो एन ई वी डी जी करंट डेंसिटी हो गया। एन ई वी डी करंट डेंसिटी हो गया, इसका सिंबल होता है जे। करंट डेंसिटी को हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट डेंसिटी का सिंबल हो गया जे, एन ई वी डी। तो ये डेरिवेशन भी हो गया तुम्हारे पास करंट डेंसिटी का। करंट का हो गया, करंट डेंसिटी का हो गया। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी का निकाल के देखते हैं कि रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी कैसे डिराइव करना है इसके बाद। ठीक है। तो करंट तक का डेरिवेशन तुम्हें करना ही पड़ेगा अगर तुम्हें रेजिस्टिविटी निकालना है तब भी। ओके, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद लिखेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी की बातें होनी शुरू होती है। फ्रॉम ओम्स लॉ क्या हो जाएगा? बस अब पुट करते जाओ, कनेक्ट होते जाएंगी चीजें। फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ। अच्छा, अगर चाहो तो उसके बिना भी लिख सकते हैं। चलो एक काम करते हैं। करंट के बारे में क्या है एक्सप्रेशन तुम्हारा? करंट का एक्सप्रेशन बताना। करंट का एक्सप्रेशन आई इज इक्वल टू एन ए ई वी डी। एक ऑप्शन था हमारे पास और करने का, बट चलो मान लो हम लोग ओम्स लॉ को अभी तुरंत लिखते नहीं है। ओम्स लॉ टाइप की चीज मान लो पहले से नहीं होती है, बट हम लोग यहीं से यूज करते हुए पहुंच सकते हैं उस रिजल्ट तक। तो चलो वैसे ही कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू एन ए ई वी डी। अच्छा, अब वी डी की वैल्यू पुट कर दो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एन ए ई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी वो होता है ई ई टाउ बाई एम। ई ई टाउ बाई एम, ठीक है। माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन शो करने के लिए होता है, तो माइनस साइन को भी हम लोग ध्यान में नहीं रख रहे, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हम लोग यूज कर रहे हैं। ई ई टाउ बाई एम। यही था ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी। साइड में लिख भी देंगे, वेयर वी डी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हम लोगों ने यूज किया है। वी डी का मॉड यूज कर रहे हैं, ठीक है। वी डी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम लोग सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू, माइनस को छोड़ भी सकते हो। मैग्नीट्यूड लिखने के लिए माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैग्नीट्यूड लिखने के टाइम माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम, ये हम लोग डायरेक्टली पुट कर रहे हैं, ठीक है। चाहिए पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एन ए स्मॉल ई का स्क्वायर हो गया, चार्ज इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई, टाउ हो गया और एम हो गया। ये करंट का एक्सप्रेशन आ गया। करंट इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्टेड है। अब तुम्हें याद होगा कि करंट और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं ऐसा? E इज इक्वल टू V बाई एल लिख सकते हैं। यहाँ पे एल लेंथ के अक्रॉस हम लोग बात कर रहे हैं, तो E इज इक्वल टू V बाई एल लिख सकते हैं क्या? बताना। E इज इक्वल टू V बाई एल पुट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस बाई लेंथ, पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है अपॉन लेंथ। अगर वो पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू?
E इज इक्वल टू, सिंस E इज इक्वल टू V बाई एल, इसको यूज करते हुए सिंस E इज इक्वल टू V बाई एल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन ए ई स्क्वायर, ई की जगह V बाई एल पुट कर दे रहे हैं, ठीक है, टाउ को भी यहीं लिख देते हैं V बाई एल, और साथ में यहाँ पे एक M आ रहा है, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्या आ गया, एन ए ई स्क्वायर टाउ बाई एम V बाई एल। बहुत अच्छे। अब सिर्फ V को हम लोग एक तरफ रखते हैं, अगले साइड सारे कॉन्स्टेंट्स को लेके जाते हैं, तो क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू, V इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, आई, बाकी सारे टर्म्स को उधर लेके जाते हैं, तो एम एल ऊपर आ जाएगा, एम एल ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा एन ए ई स्क्वायर एम एल एन ए ई स्क्वायर, ठीक है, एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर टाउ। तो ये जो एक्सप्रेशन था एम एल बाई एन ए ई स्क्वायर टाउ, ओम्स लॉ को जब उन लोगों ने एक्सपेरिमेंटली निकाला v इज इक्वल टू आई आर, तो उन्होंने देखा कि v अपॉन आई का जो एक्सप्रेशन है वो बहुत सारे कांस्टेंट्स, चीज़ों को अगर कांस्टेंट रखा जाए, कंडीशन को कांस्टेंट रखा जाए, तो ये कांस्टेंट आता रहता है, क्योंकि ये होता है कि ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, और रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर फिजिकल कंडीशंस को सेम रखेंगे तो ये सब कुछ कांस्टेंट हो जाता है। ओम्स लॉ में यही निकल के आया था, रेजिस्टेंस, इसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस टर्म इज रेजिस्टेंस। तो ये हो गया रेजिस्टेंस, आर इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस का क्या हो गया एक्सप्रेशन, रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन क्या निकल के आ गया हमारे पास, आर इज इक्वल टू एम एल बाई एन ए ई स्क्वायर। अब तुम लोग अच्छे से समझ पा रहे हो कि रिलैक्स, ये जो रेजिस्टेंस है ये बहुत सारे सिंपल सिंपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लाइक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना है, एरिया ऑफ कंडक्टर कितना है, इन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस था। इसके बाद तुम्हें पता है रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में कनेक्टेड कनेक्शन क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। फिर हमने देखा कि लेंथ और एरिया को हटा दो, जो कंडक्टर के प्रॉपर्टीज उसको हटा दो, एल और ए डायमेंशंस जो है लेंथ एंड एरिया उसको हटा दो, तो रेजिस्टिविटी निकल जाती है, जो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ एंड एरिया। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए बाई, आर ए बाई, आर की वैल्यू पुट कर दो, ए बाई एल से मल्टीप्लाई कर दो, रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा। और ये फाइनल डेरिवेशन है जो तुम्हारे एग्जाम में आता है कई बार, ये थोड़ा लंबा डेरिवेशन है, इसके अच्छे मार्क्स होंगे अगर ये आएगा तो, इंटू ए बाई, रेजिस्टेंस लिख के मल्टीप्लाइड बाई ए बाई एल कर दिया, एल कट जाएगा, ए कट जाएगा। इसके बाद रेजिस्टिविटी निकल के आ गया, रेजिस्टिविटी कितना आ गया, रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर। रेजिस्टिविटी सिर्फ इन चीजों पे डिपेंड करता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो तो कांस्टेंट ही है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट ही है, ये सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, और रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करता है, कितना टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन होगा सिर्फ उस पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये पूरा नोट कर लो अच्छे से। यहाँ पे हम लोगों ने करंट की वैल्यू निकाली, करंट डेंसिटी की वैल्यू निकाली, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली, रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकाली, इनडायरेक्टली हम लोगों ने पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी समझ लिया कि क्या क्या चीजें करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर होती हैं, सारा कुछ डेराइव कर दिया हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है। इसलिए यहीं से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी की। आई इज इक्वल टू एन ए ई वी डी, करंट की वैल्यू हो गई, रेजिस्टेंस की वैल्यू एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर टाउ, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई, रेजिस्टेंस को ए अपॉन एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेजिस्टिविटी निकल जाएगा, रेजिस्टिविटी एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये सारा कुछ हो गया। तो रेजिस्टिविटी कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन टू फैक्टर्स, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन टू फैक्टर्स। कौन से दो फैक्टर्स पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है,
resistivity depends on two factors. पहला फैक्टर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ब्रैकेट में एक और अच्छा वर्ड लिख देंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा अच्छा वर्ड है हमारे पास, चार्ज कैरियर्स। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स के ऊपर, नंबर ऑफ चार्ज जो कैरी करने वाले कौन, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चार्ज कैरी कर रहा है, कहीं पर आयन चार्ज कैरी कर सकता है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, जनरली इसको चार्ज कैरियर्स बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। इस पर डिपेंड करता है कितने चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट है वहां पे, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन से भी अच्छा फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिख दो इसको, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये कितने हैं इस पर डिपेंड करेगा, जो कि स्मॉल एन था, इसका सिंबल हम लोगों ने स्मॉल एन रखा था, इस पर डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल एन, इस पर डिपेंड कर रहा है। सेकंड डिपेंड कर रहा है ऑन रिलैक्सेशन टाइम, डिपेंड्स ऑन रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। टेम्परेचर चेंज करने पे एक्चुअली ये दोनों चीजें चेंज हो जाती है, अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसका नंबर भी चेंज हो जाता है, और टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन भी चेंज हो जाता है, इसलिए टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये मेनली दो चीजों पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली दो फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड रिलैक्सेशन टाइम। इनडायरेक्टली ये डिपेंड करता है, ये जो दो फैक्टर्स हैं ये खुद ही किस पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होगा, ये डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मटेरियल डिपेंड्स ऑन मटेरियल। कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है, क्या है, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे तुमको, सेमीकंडक्टर में थोड़े थोड़े मिलेंगे, कंडक्टर्स में बहुत ज्यादा मिलेंगे, तो डिपेंड्स ऑन मटेरियल, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस मटेरियल पे डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो डिपेंड टेम्परेचर पे करेगा, मटेरियल पे करेगा, एंड साथ में वो डिपेंड करेगा एरिया और लेंथ पे भी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ, रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस, एरिया, लेंथ, और मटेरियल पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टिविटी इन पे डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टिविटी एरिया एंड लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये सारा कुछ में क्लियर हो गया होगा कि रेजिस्टेंस कैसे आता है, रेजिस्टिविटी कैसे आता है। आर का एक और टर्म देख लेते हैं, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, ठीक है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये पॉइंट भी नोट कर लो रेजिस्टेंस के बारे में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, inversely proportional to area of cross section, resistance depends on temperature and depends on material, depends on temperature and depends on material। मटेरियल कैसे डिपेंड करता है, इसे ग्राफ्स वगैरह भी हम लोग पढ़ेंगे। इसी एक तरीके से हम लोगों ने करंट डेंसिटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी का डेरिवेशन कर लिया, साथ में फैक्टर्स समझ लिया किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसको अच्छे से समझ लिया हम लोगों ने। अब आगे बढ़ सकते हैं, इन करंट इलेक्ट्रिसिटी एक बड़ा पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे बढ़ते हैं, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट था, रेजिस्टिविटी का डेरिवेशन, करंट का डेरिवेशन, करंट डेंसिटी का डेरिवेशन, रेजिस्टेंस का डेरिवेशन, ये इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है मोबिलिटी ऑफ चार्ज। एक टर्म होता है मोबिलिटी ऑफ चार्ज, ये होता क्या है, इसका डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। मोबिलिटी ऑफ चार्ज का डेफिनेशन नोट कर, मोबिलिटी ऑफ चार्ज या चार्ज कैरियर्स, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स या मोबिलिटी ऑफ चार्ज अगर बोला जाए कभी तो क्या होता है, द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी acquired by it in a unit electric field,
कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो गेन करेगा इन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को बोलते हैं मोबिलिटी। तो मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल, बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन। मोबिलिटी का ये चेंज अपने आप हो जा रहा है, एक सेकंड। मोबिलिटी का क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन? सिंबल यूज करते हैं मोबिलिटी के लिए हम लोग म्यू। मोबिलिटी के लिए सिंबल यूज करते हैं म्यू। चल नहीं रहा प्रॉपर्ली, एक सेकंड। मोबिलिटी के लिए सिंबल यूज करते हैं म्यू। ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलिटी निकालना है हमें, सपोज करो इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलिटी निकालना है। इलेक्ट्रॉन भी चार्ज कैरी करने का चीज़ है, चार्ज कैरियर है। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा हमने, माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। और इसको डिवाइड कर देंगे बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको डिवाइड कर देंगे बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कट जाएगा। तो मोबिलिटी जो आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस स्मॉल ई टाउ बाई एम। वैल्यू के बारे में बात करें तो निगेटिव पॉजिटिव का कोई मतलब नहीं है। अगर वैल्यू के टर्म्स में बात करें, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं है। स्मॉल ई टाउ बाई एम, ये है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है मल्टीप्लाइड बाई रिलैक्सेशन टाइम जो है अपॉन मास, ठीक है, ई टाउ बाई एम। तो चार्ज है अपॉन मास जो भी है चार्ज कैरियर का, मल्टीप्लाइड बाई रिलैक्सेशन टाइम। यूनिट्स क्या होगा? एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी, ये याद रखना है। एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी, ये भी एग्जाम में आ सकता है। एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी क्या हो जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड को डिवाइड करना है बाई इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना, याद है ना। ई इज इक्वल टू वी बाई एल। ई इज इक्वल टू वी बाई एल अगर यूज करेंगे तो वोल्ट पर मीटर यूनिट्स होता है, तो वह यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। तो वोल्ट तो नीचे है, मीटर इनवर्स ऊपर करेंगे तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा। ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट। मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट, या मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी। दिस इज एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी। ये बहुत बड़ी वैल्यू है। जनरली इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के लिए ये यूनिट यूज करोगे तो नंबर्स बहुत बड़े बड़े आएंगे। इसलिए जो कंफर्टेबल यूनिट, कन्वीनियंट यूनिट होता है वो क्या होता है? एक मोर कन्वीनियंट यूनिट क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकल यूनिट कह सकते हैं उसको, प्रैक्टिकल यूनिट। वैल्यू ठीक ठाक तुम्हें देख के लगेगा तो प्रैक्टिकल यूनिट लिख सकते हैं हम लोग। प्रैक्टिकल यूनिट इज सीजीएस सिस्टम फॉलो किया जाएगा। प्रैक्टिकल यूनिट, उसमें बस लेंथ को हम लोग सीजीएस में यूज करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम्हें पता है कि 1 मीटर अप्रोक्सीमेटली 3 फीट के आसपास होता है। तो ये वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के टर्म्स में। मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट, ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज्ड यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज्ड यूनिट है। बट अगर ऐसा यूनिट एग्जाम में पूछेंगे तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट होगा। डन। तो यहाँ तक का हमारा कंप्लीट हो गया मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। नेक्स्ट टॉपिक होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो हम लोगों ने बात की कि रेजिस्टिविटी जो होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। इसी रेफरेंस में एक टर्म आता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, हम लोग एक काम कर सकते हैं कि आज डेरिवेशन थोड़ा लंबा एक यूज कर लिया हम लोगों ने इस लेक्चर में पर्टिकुलरली। तो यहीं पे हम लोग एंड करते हैं ये वाला लेक्चर, और एक सेपरेट लेक्चर में हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी के आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी के लिए यहीं पे इस लेक्चर को हम लोग एंड करते हैं।